अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अ लाइन की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफनान। चंद दिन पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग के नतीजे में हमारे जो सिपाही शहीद हुए, उन्हें याद करते हुए मुझे नज़्म के एक अजीम शायर मजीद अमजद की एक नज़्म सिपाही याद आई, जो उन्होंने 1965 की जंग के बाद सिपाहियों की तरफ से लिखी थी। उस नज़्म का इख्तिताम कुछ यूं है: जब उड़ती हलाकत के शह पर तुम्हारे सरों पर से गुजरे, तुम्हारी निगाहों में दुनिया धुएं का भंवर थी। अगर इस मुक़द्दस ज़मीं पर मेरा खून न बहता, अगर दुश्मनों के ग्रांडियल टैंकों के नीचे मेरी कड़कड़ाती हुई हड्डियां खंदकों में न होती, तो दोज़ख के शोले तुम्हारे मुअत्तर घरौंदों की दहलीज पर थे। तुम्हारे हर एक बेश कीमत असासे की कीमत इसी सुर्ख मट्टी से है जिसमें मेरा लहू रच गया है। जंग क्यों हुई? जंग के मुहर्रिकात क्या थे? ये जंग कितने अरसे तक चली या चल सकती थी? इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर याकूब बंगश। आप आईटीयू में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के डीन हैं। आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री है, मुग़ल हिस्ट्री है। इसके अलावा आपकी 2 किताबें प्रिंसली स्टेट्स और बिटवीन पेन एंड स्वॉर्ड भी आ चुकी है। आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक। डॉक्टर साहब पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो अभी चंद दिन की जंग हमारी हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस में, तो आपको क्या लगता है कि इसकी जो मेन वजह है वो वही मसाइल हैं जो 70 साल पुराने हैं, या कुछ नया हुआ है जिसकी वजह से एकदम ये जंग शुरू हो गई? देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अभी कशीदगी हुई है, इसकी एक ही वजह और एक ही लफ्ज़ इसका आंसर है कश्मीर। सही। अगर ये मसला हल हो जाता 47 में, 48 में, 62 में, 65 में, उसके बाद मतलब पिछले 10-20 सालों में, तो ये मसला ये इंसिडेंट ही नहीं होना था। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो आज तक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूएन की एजेंडा पे आज तक है, और इंडिया ने 1948 से लेके आज तक रिफ्यूज़ करता है कि वहाँ प्लेबिसिट हो। बल्कि ना सिर्फ ये रिफ्यूज़ करता है, उसके ऊपर अभी 2019 में तो प्रॉपर एनेक्सेशन करके उसको डिमोट करके एक यूनियन टेरिटरी भी बना दी है, और जितनी रिप्रेशन वहाँ आज है, वो शायद ही इस खित्ते में तो एटलीस्ट शायद ही किसी और जगह हो। तो ये इसके पीछे मेजर मेजर कॉज़ है। इंडिया का बड़ा शौक है कि इंडिया में कुछ भी हो, मेरे तो ख्याल में वो अगली दफ़ा उनका बजट डेफ़िसिट भी अगर हुआ तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देंगे। जी। मगर ये है कि ये इंडिया की हरकतों की वजह से है कि पीपल रिएक्ट, बिकॉज़ देखिए, अगर आप लोगों को 70-75 साल से ओप्रेस करें और आप एक्सपेक्ट करें कि जी वो हँसी-खुशी आपकी बातें मान लेंगे, तो ये तो कहीं कभी भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, दुनिया के किसी खित्ते में भी नहीं होता। आज आप गाज़ा में देखें, गाज़ा में क्या है कि इवन दो इज़राइली ऑपरेशन इतनी ज़्यादा है, फिर भी गाज़ा के लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो कश्मीरी भी ऐसे ही हैं। आप कश्मीर को छोड़ें, चलिए कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लें, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, फिर ये जहाँ माओइस्ट रिबेलियन है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ आप चेक कर लें, तो इंडिया के बहुत बड़े मसाइल हैं। इंडिया में बहुत इंसर्जेंसीज़ बेवक़्त जारी हैं। बिल्कुल। तो ये कहना कि बस हम अच्छे हैं और कसूर सारा किसी और मुल्क मुल्क का है, ये तो बड़ी नाइव किस्म की बात है, और वो जान के ऐसी बात करते हैं, क्योंकि खुद ऑफ कोर्स अपनी गलतियाँ कौन मानेगा। मगर यही है, कश्मीर का मसला रिज़ॉल्व हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि इस दफ़ा जंग में जिस तरह जंग को पोर्ट्रे किया गया मीडिया पे या हुकूमतों ने अपनी आवाम के सामने, उसका भी बहुत ज़िक्र रहा है। उसमें शायद कुछ पलड़ा हमारा भारी रहा है कि हमारे मीडिया ने कुछ किया। तो उसमें आपका क्या ख़्याल है? अपने एंगल से अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आपके ख़्याल में जंग को डोमेस्टिकली दोनों मुल्कों ने किस तरह पोर्ट्रे किया है? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, बिकॉज़ इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि मास मीडिया के ज़माने के अंदर ये जंग हुई है, सोशल मीडिया के ज़माने में हुई है। इसने जंग को भी चेंज किया है और इसने उसके रिएक्शन को भी चेंज किया है। देखिए, इंडिया में जो 2019 में जो इन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया और उसके बाद उसको तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया और डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट किया। तो उसके बाद वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मोदी, उन्होंने एक बड़ा ग्रैंड क्लेम किया कि जी अब कश्मीर में टेररिज़्म ख़त्म हो गया और सब नॉर्मल है, और तरक्की के राह पे गामज़न है कश्मीर, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये उन ग्रैंड क्लेम्स को झुटलाता है कि कश्मीर के अंदर हालात नहीं ठीक, और कोई तरक्की की राह पे गामज़न नहीं है, और वहाँ अभी भी मसाइल हैं। इन्होंने कहा कि कुछ जो जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया पाकिस्तानी हैं, मगर इन्होंने ये भी माना कि उनमें से 2 कश्मीरी भी हैं। तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर कश्मीरी इतने खुश होते, तो फिर वहाँ ये इस तरह का अटैक क्यों करते, ठीक है? सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और फिर आप ये भी यहाँ तक देखें कि इंडिया में ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर भी है।
इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बावजूद 200-250 किलोमीटर उन पाकिस्तान के बॉर्डर से उनके अंदर एक इस तरह का हमला हुआ है, तो उनका कितना बड़ा एक सिक्योरिटी फेलियर है। तो ये जो 2-3 बातें हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडियन इंटरनल फेलियर है। अच्छा, अब इसको कवर अप करने के लिए उन्होंने मीडिया को कहा कि हाइप अप करो पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर हर दफ़ा अटैक कर दो, मतलब यहाँ की वो हम तो मज़ाक करते हैं कि जी वो लाहौर की बंदरगाह इन्होंने उड़ा दी। हाँ जी, बिल्कुल। और कि जी जो चीफ ऑफ आर्मी है उनको पकड़ लिया गया है, शहबाज शरीफ भाग गया है, पता नहीं मतलब मेजर शहर तबाह हो गए हैं, कराची पोर्ट तबाह हो गया वगैरह वगैरह। तो इस तरह की वहाँ कहानियाँ की, मगर इससे बड़ी जो मज़े की बात पता चली कि हमारा ख्याल था, हम ऑफ कोर्स अपने मुल्क को क्रिटिसाइज़ बड़ा करते हैं। यहाँ भी मीडिया के बड़े-बड़े मसाइल हैं, मगर जितना कंट्रोल्ड इंडियन मीडिया था, मतलब मैं इंडिया के ऊपर बड़ी एक गहरी निगाह वो रखता हूँ। मगर मैं भी हैरान हुआ कि इतना कंट्रोल्ड मीडिया बिल्कुल। कि ना सिर्फ ये, और ये बड़े मज़े की बात, वो इतना कंट्रोल था कि जो उनकी फ़ौज कह रही थी, उससे आगे की कहानियाँ वो कर हाँ रहे जी, थे। बिल्कुल। कि फ़ौज ने फॉर एग्ज़ाम्पल क्लेम नहीं किया कि हमने कराची पोर्ट को अटैक भी किया है, उड़ाना तो बड़ी दूर की हाँ बात है। जी, इन्होंने कह दिया, और ठीक है। मीडिया पे वो फ़ौज ने नहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी को कुछ हुआ है या वज़ीर-ए-आज़म भाग गए या कुछ हुआ है, इन्होंने कह दिया। सो इमेजिन करें, वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ सेइंग अंग्रेज़ी में, मोर लॉयल देन द किंग। तो वहाँ के तो मीडिया ने इसी तरह से शो किया कि जी वो मतलब फ़ौज करे चाहे ना करे, हमने मीडिया पे कर लेते हैं। जो कि एक बहुत एक स्केरी एक अलमिया है, बिकॉज़ देखिए, इंडिया इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, ठीक है? इतना मास हिस्टेरिया कि एक मुल्क को तबाह कर दो, ख़त्म कर दो, यू नो सफ़ाई हस्ती से मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये बहुत एक ख़तरनाक किस्म की बात है, किसी भी मुल्क में इस तरह का हिस्टेरिया होना। बिकॉज़ आखिरी दफ़ा इतने बड़े पैमाने पे जो हिस्टेरिया हुआ था, वो जर्मनी में हुआ था, नाज़ी जर्मनी में अगेंस्ट द जूस, और फिर उसके रिज़ल्ट हॉलोकॉस्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये कोई आसान, कोई मतलब इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतने मास लेवल के ऊपर अगर आप लोगों को मतलब ऐसे वो लगता है कि हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, कि जी बस जंग करो, मारो लोगों को, ये करो, वो करो। तो अगर आपने अपने मुल्क के अंदर स्प्रेड करना है, तो इसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सो मेरे ख्याल में इसने बहुत हद तक जो इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको भी इफ़ेक्ट किया है, और इंडिया को एक बहुत डेंजरस मुल्क बना दिया है। बिल्कुल। बाकी सर इसमें एक ये एंगल भी है कि हर मुल्क या ख़ासतौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मुल्क में अगर देखें तो हम अपनी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ बहुत से दूसरे मामलों में करते हैं, कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं। अब हमने अपनी फ़ौज की क्रिटिसिज़्म भी किया, और उनके साथ अगर हमने कुछ अच्छा करना था तो वो चीज़ जंग से जुड़ गई, जो उनका काम है। उन्होंने जंग की, हम भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। तो हिंदुस्तान में जो इलेक्शन है वो सिर्फ़ जंग या पाकिस्तान की तबाही से कैसे जुड़ गया? जी, ये एक बहुत एक आम सा सवाल है। आज से 10-15 साल पहले तक पाकिस्तान वहाँ के इलेक्शन में इश्यू था ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, आप 1990s में देखें, 80s में देखें, 70s में, मतलब पाकिस्तान इज़ एन इंटरनेशनल इश्यू उनके लिए। शायद कश्मीर का लोग इस्लाम मतलब कुछ मेंशन कर देते थे, बट दैट वाज़ इट। पाकिस्तान तो उसका था ही नहीं। अब हेट्रेड ऑफ पाकिस्तान इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है? और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो हिंदुत्व पे बेस्ड है, जो एक पॉलिटिकल नाज़ी आइडियोलॉजी है, फैसिस्ट एक आइडियोलॉजी है, जिसने अगेन हिंदुइज़्म का नाम बर्बाद किया है, ठीक है? हिंदुइज़्म, और ये मैं ज़रूर डिस्टिंक्शन बताता चलूँ कि हिंदुइज़्म एक मज़हब और हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क है। जिस तरह से जूडिज़्म एक मज़हब और ज़ायनिज़्म एक आइडियोलॉजी में फ़र्क है। तो मज़हब तो नहीं ये कहता, मगर उन्होंने उस मज़हब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत एक आइडियोलॉजी निकाली है कि जो इस तरह की बातें कहती है। जिस तरह से इस्लाम के अंदर हुँ। और एक एक्सट्रीमिस्ट के अंदर, एक अल-कायदा के अंदर फ़र्क है। मतलब अब इस्लाम और अल-कायदा का बिलीफ तो नहीं है एक, ठीक है? सो इसी तरह से, पर वो उसके मास के अंदर उन्होंने इतना इंडिया में हेट्रेड पैदा किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। और हुँ। ना सिर्फ इंटरनेशनली ये एक खतरे की बात है कि आपने एक मुल्क के खिलाफ इस तरह जिंगोइज़्म प्रोड्यूस किया है। उन्होंने वो हेट्रेड इंडिया में भी प्रोड्यूस किया है अगेंस्ट एनीवन हू इज़ नॉट अ हिंदू। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो। सही। ठीक है? और ये बहुत डेंजरस किस्म की बात है कि आपने अपने मुल्क में तकरीबन 20% आबादी को आप मानने से इनकार कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अटैक्स करते हैं। कोई मुसलमान जुमे की नमाज़ पढ़ ले, उसके पीछे पड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई क्रिश्चियन अपने इवेंट्स करना शुरू कर दे, उनको तंग करते हैं, सिखों को तंग करते हैं। सो ये एक पता नहीं एक मास हिप्नोटाइज़ेशन इंडिया में हुई है पिछले 10 सालों में, कि जो भी हिंदू नहीं है उसके खिलाफ हम होना है। और इसके पीछे मेरे ख्याल में तारीख, चूँकि मैं एक तारीख़दान हूँ, तो मैं तो तारीख़ के ज़ाविये में चीज़ों को देखता हूँ। इसके पीछे जो थिंकिंग है ना, एक तो बड़ी सीरियस किस्म की रेसिज़्म है।
सही। ठीक है? और एक बड़ी एक एक रेसिस्ट फैसिस्ट थिंकिंग है कि जी हमारी जो रेस है हम बेहतर हैं और हम ऐसे हैं वगैरह, तो वो पक्का मतलब वो टेक्स्ट बुक एक रेसिज्म है। दूसरा एक बड़ा अजीब किस्म का इन्वर्टेड इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। हिंदुओं को। जी, वो क्यों? क्योंकि हिंदुत्व ने कहानी बनाई है कि जी बस हज़ार साल से मुसलमानों ने हमें ऑप्रेस किया, अब हमारी बारी है। हुँ, बी ऑफ कोर्स दे वर मुस्लिम जिन्होंने ऑप्रेस किया, मगर उन्होंने बहुत मुसलमानों को भी ऑप्रेस किया। जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल शहंशाह औरंगज़ेब की बात करते हैं, तो औरंगज़ेब की आधी से ज़्यादा जंगें तो मुसलमानों के खिलाफ थी, ठीक है? मेरे भाइयों से मगर उसके जनरल आधे हिंदू भी थे। ज़्यादा हिंदू थे। तो ये सिंप्लीफाई करना कि चूँकि वो खुद मुसलमान था। हुँ, अच्छा देखिए, औरंगज़ेब ने तो अपने भाई को मारा, क्या वो मुसलमान नहीं था? औरंगज़ेब ने अपने बाप को कैद 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 करवा किया, दिया। अपनी बहन को कैद कैद किया। बल्कि कुछ लोग तो कहते कुछ टेक्स्ट तो ये कहते हैं कि एंड में जब शाहजहाँ फौत नहीं हो रहे थे, शायद मरवाया भी उनको, ठीक है? बिल्कुल। तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्ज़न बताया कि जी ये मुस्लिम वर्सेस हिंदू रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों ने दबाया, तो अब बदला लेने का वक़्त आया है। और दुनिया में देखिए कहीं भी अगर आप एक छोटे से क्राइम का भी बदला लेने की कहानी शुरू करते हैं, तो इट लीड्स टू अ बैड एंड, ठीक है? बिल्कुल। और यहाँ आपने एक हज़ार साल की कहानी घड़ के कि जी बस बदला लेने का वक़्त आया है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स है कि जी पता नहीं क्या हो सकता था और हुआ नहीं, और इसकी वजह से इंडिया में तारीख जो किताबें हैं वहाँ से मुगलों को हटा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत को हटा रहे हैं, अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो ये एक न्यू रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री और एक कॉम्प्लेक्स है ना। इसके पीछे एक बड़ा डीप सीटेड साइकोलॉजिकल एक मसला है जिसका मेरे ख्याल में इलाज होना चाहिए। ओके। अच्छा सर, इसमें एक और एंगल भी है कि जब जंग होती है कि 2 मुल्क लड़ते हैं, तो हम उसमें एक फ़ॉरेन अफ़ेयर्स का एक पहलू देखते हैं कि दूसरे मुल्कों ने कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया है, किसके नुकसान पर ज़्यादा अफ़सोस किया है, या किसका नुकसान हो रहा था तो फटाफट जंग रुकवा दी। ये भी एक एंगल है कि भई हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा था तो अमेरिका ने इंटरवीन करके जंग रुकवा दी। तो अब आप अगर इस एंगल से देखें तो, और पावर डायनामिक्स को अगर आप उसमें हम रखें उस पूरे लूप में, तो गल्फ़ स्टेट्स और अरब स्टेट्स जो हैं वो किस तरह पाकिस्तान को, उन्होंने इस जंग में कुछ, अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ किया, क्योंकि अब साउथ एशिया में जो मिडल ईस्ट है, सॉरी, मिडल ईस्ट में जो हमारी पावर डायनामिक्स है वो बहुत चेंज हो रही है। यूएई का इसराइल के साथ जो है, फिर अमेरिका और सऊदीया का, तो उसमें फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं? मिडल ईस्ट जो है वो एक अभी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वहाँ कहानी डेवलप हो रही है क्योंकि यूएस की वहाँ क्या रिलेशनशिप है, इसराइल के जो कनेक्शंस है वो क्या हैं, मतलब दे वेरी कॉम्प्लिकेटेड अभी। और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, ऑफ कोर्स कतर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ हैं और सऊदी अरेबिया के साथ हैं। मगर किन्हीं तीनों ममालिक के इंडिया के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुक हैं। और यूएई के तो इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब ये चूँकि ये डेवलपिंग कहानी है तो अभी मेरे ख्याल में क्लियर नहीं है। ये सिर्फ़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो यूएस प्रेज़िडेंट ट्रंप ने वो सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर वगैरह का विज़िट किया कि उन्होंने मिडल ईस्ट के विज़िट में इज़राइल नहीं गए। हुँ, जो कि मेरे ख़्याल में एक सिग्निफिकेंट बात है और ये सबने नोट किया है और अरबियों ने भी नोट किया है और इज़राइल ने भी नोट नोट किया है। नाइस। सो अमेरिका किस करवट बैठता है इवन दो अमेरिका की सपोर्ट से इज़राइल चल रहा है, मतलब अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे तो इज़राइल ये कुछ भी ना कर कर सके बल्कि। तो अमेरिकन सपोर्ट जो है वो किस एक्सेस तक रहेगी, कहाँ तक पहुँचेगी, ये अभी एक डेवलपिंग कहानी है। अमेज़िंग। अच्छा सर, हम मुल्कों की जंगों का ज़िक्र कर रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है हिंदुत्व की तरफ अगर देखें, तो वहाँ उनका एक नेशनल आइडेंटिटी जो नेशनलिज़्म है, वो ज़रा सामने आता है, और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, दोनों तरफ मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, तो इसमें एक नेशनलिज़्म, नेशनल आइडेंटिटी का ज़िक्र आता है। तो जो किताब है एक एज ऑफ एंगर, उसमें जो हमारे जो मतलब पंकज मिश्रा जो हैं, वो जो आर्गुमेंट जो है वो बिल्ड करते हैं, वो ये करते हैं कि ये जो वायलेंस है और जो रेजिस्टेंस है, ये नेशनलिज्म की इनहेरिटेंस है। मतलब ये लाज़मी है, जब आप इस तरह आपने मुल्क बनाया ना कि हम पाकिस्तान हैं या हम हिंदुस्तानी हैं, तो उस बुनियाद पे उसका एंड रिज़ल्ट यही निकलता है। तो अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो सारी जंगें जहाँ-जहाँ भी लगी हुई हैं, वो सिर्फ़ नेशनल आइडेंटिटी का ही मसला नहीं है या नेशनलिज्म का। देखिए नेशनलिज़्म और ये नेशन स्टेट कब शुरू हुए, मतलब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हुए, तो उससे पहले भी तो जंग हो रही थी ना। ठीक है, तो ये एक थोड़ी-सी एक सिंपलिस्टिक है कि जी वो नेशन स्टेट आया तो जंग हुई, तो नेशन स्टेट क्यों आया? क्योंकि जंग हो रही थी। तो पहले एम्पायर्स थी, उनमें भी जंगें थी। आप फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर को देखें कि उसके अंदर रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड जर्मन एम्पायर, तो ये एम्पायर्स थी, नेशंस तो नहीं थी, राइट? बिल्कुल। तो उनमें भी जंग थी। जंग जो है ना दैट इज़ अ नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है? आपको एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए और सिविलाइज़ेशन की तरफ जाना चाहिए कि जहाँ जंग कम हो जाए, ख़त्म कभी भी नहीं होगी।
ठीक है? पर आप उसको कम कम कर सकते हैं। जिस तरह से यूरोप ने ईयू एक चीज़ इजाद करके उसके ज़रिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे जंग को कम कम किया है। अभी भी एक जो जो इख्तिलाफ़ात है ईयू के अंदर बहुत ज़्यादा है, मगर अब वो जंग नहीं करते, अब वो लंबी-लंबी ब्रसेल्स में आके वो डिस्कशंस करते हैं। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब मैं ये बड़ी दफ़ा लोगों ने मेरे से पूछा, एंड अगेन इट्स गेस वर्क, कि अस्यूम करें कश्मीर का मसला ना होता, ठीक है? तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते? शायद, ठीक है। मगर अगर अच्छे होते ताल्लुकात, मगर अगर पानी का मसला जो आज है इंडस वाटर ट्रीटी का जो कि इंडिया ने किया, वो तो हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है ना, हाँ जी, वो तो पानी का मसला है। बिल्कुल। फिर पानी का मसला हो सकता था, ठीक है। आज अस्यूम करें कि इंडस वाटर सिर्फ पाकिस्तान में हिंदुओं को जाता है, तो क्या इंडिया फिर भी पानी ना रोकने का कहता? नहीं, फिर भी कहता। सो कभी रिलीजन, कभी नेशनलिज्म, जंग के लिए एक रीज़न होना चाहिए, और चूँकि इंसान की आइडेंटिटी जो है ना, वो सिर्फ़ एक एथनिसिटी या एक मज़हब के बेस पे नहीं है। कभी-कभी वो सेक्स के बेस पे है कि मर्द है कि औरत है, बिल्कुल, ठीक है? कभी एक मज़हब के अंदर सेक्ट कौन-सा है, उसके ऊपर भी जंग हो सकती है। कभी-कभी उस सेक्ट के अंदर आपका सेक्ट कौन-सा है, यू नो? सो वो डिविजन्स है ना, बिकॉज़ इंसान की जो आइडेंटिटी है वो मल्टीपल लेयर्ड आइडेंटिटी है। तो कोई भी उसमें से एक चीज़ फ्लेयर अप करके एक जंग करा सकती है, एक कॉन्फ्लिक्ट करा सकती है। सो येस, नेशनलिज़्म इज़ अ मेजर कॉज़, बट ओनली कॉज़ या द ओनली ग्रेट कॉज़ तो नहीं है मेरे ख्याल में। और भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जो कि फिर मिल के जंग को क्रिएट करती हैं। सही। अच्छा सर, हमने नेशनलिज़्म की बात की है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, आइडेंटिटी की बात है, तो इसमें हम थोड़ा-सा अगर 47 तक जाते हैं तो जिन्ना साहब का ज़िक्र आता है। ज़ाहिर है कि वो एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हम कह लें, अगर वो सेकुलर थे या नहीं थे वो तो एक और बहस है। तो अब जिस तरह आज के लोग हैं, मैं हूँ, मैंने उस वक़्त नहीं देखा था कि पाकिस्तान कितना है, मतलब किन-किन हिस्सों में पाकिस्तान बना हुआ है। लेकिन अगर हम तारीख़ को पढ़ें तो हमें पता लगता है कि गिलगित-बल्तिस्तान भी नहीं था, बलूचिस्तान भी नहीं था, भावलपुर की स्टेट नहीं थी। तो ये तो फिर जिन्ना साहब की एक मतलब पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस नहीं रहा उनका, मतलब हम उन्हें इतना क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भई क्यों तक़सीम कर दी? देखिए, पाकिस्तान बनाया जिन्ना साहब ने, हाँ जी, एक ही बंदे ने बनाया है। ये वो आयशा जलाल ने जो किताब लिखी है सोल स्पोक्समैन, बिल्कुल ठीक लिखी है, क्योंकि जिन्ना साहब के अलावा, जिन्ना साहब ना होते तो आज पाकिस्तान ना होता। सिंपल बिल्कुल। सी बात है। उन्होंने ही बनाया है। और देखिए, जिन्ना साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सवाल था, और इसलिए पीपल लाइक आयशा जलाल वो आर्गुमेंट कहते हैं कि एक सेक्युलर माइंडेड बंदे ज़रूर थे। चाहे सेक्युलर ना हो, पर इन 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 पॉलिटिक्स, और इसमें एक डिस्टिंक्शन भी है कि आपने एक अगर मुल्क बनाना है तो एक वायबल मुल्क बनाना है, ठीक है? कि वो चल सके। और ये जिन्ना साहब ने बहुत दफ़ा रिपीट किया। जब जिन्ना साहब को पाकिस्तान ऑफ़र हुआ 1944 में, उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों किया? कि वो वायबल नहीं था। जब आपने जिन्ना साहब को 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट किया, वो क्यों किया? क्योंकि वो वायबल था। जब आपको पूरा पंजाब देखें, एक सिंपल सी बात है, अगर पूरा पंजाब आज जो ब्रिटिश पंजाब था, अगर वो पूरा ब्रिटिश पंजाब आज पाकिस्तान में होता, तो पानी का मसला ही कोई नहीं होना था, बिकॉज़ सारे रिवर्स पंजाब में रहते, बिल्कुल, ठीक है? तो एक बड़ा एक ये इम्पोर्टेंट वायबिलिटी का सवाल है, बिकॉज़ ना इंडिया के पास आज देखिए, इंडियन पंजाब से कितने सूबे निकले हैं, लोग भूल जाते हैं। इंडियन पंजाब जो इंडिया का हिस्सा था 1947 में पंजाब का, उससे आज वहाँ पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है और हिमाचल प्रदेश है। 4 सूबे उनके वो एक पंजाब में से निकले। अगर वो सारा एक साइड पे होता, तो वो तो सारे रिवर्स ही सारे एक साइड पे हो जाने थे, ठीक है? फिर कोई एक कश्मीर का भी मसला नहीं पैदा हो सकता था, बिकॉज़ कश्मीर वुड हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? बिल्कुल। तो वो ऑटोमैटिकली पाकिस्तान का एक हिस्सा बन जाते, यहाँ शायद इंडिपेंडेंट उसकी कोई कोई हैसियत हो जाती। तो जिन्ना साहब वाज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही वाज़ अ ब्रिलियंट लॉयर, एंड ही वाज़ क्वाइट श्योर कि भई अगर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर बनाने का फ़ायदा कोई कोई नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने तो उसपे जो आपने जो डिफ़र किया, कि जो मैंने किताब भी उस पे लिखी हुई है प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो यही है कि फिर जिन्ना साहब ने नेगोशिएट किया सब रियासतों के साथ, जो मुस्लिम मेजॉरिटी इन पॉपुलेशन इन मुस्लिम रूल्ड भी थे, कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। खैरपुर, बहालपुर, दीर, स्वात, चित्राल, कलात, इन सबको कन्विंस करने की कोशिश की कि जी आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, बिकॉज़ इसके बगैर ना वो वायबल है, ना पाकिस्तान वायबल है। आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँ, कि अगर भावलपुर और खैरपुर पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते, तो कराची से लाहौर ट्रेन नहीं आ सकती थी, बिकॉज़ वो खैरपुर और भावलपुर में से होके जाती है। ठीक है? अच्छा, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं हमने आज़ाद रहना है, कैसे कहते? मतलब अपने रियासत में आगे-पीछे ट्रेन चला रहे होते, ठीक है? वो लैंडलॉक्ड थे। भागलपुर का तो आधे से ज़्यादा रेगिस्तान था, करता क्या? ठीक है? सो ये एक सेंसिबल बात थी कि आप साथ आए। कलात ने देखें 8 महीने कलात ने कोशिश की कि वो इंडिपेंडेंट रहे, कोई ट्रीटी कर ले वगैरह-वगैरह, मगर बाय द एंड ऑफ इट खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान को साइन अप किया। क्यों?
उसकी एक बहुत वजह पॉलिटिकल रैंगलिंग भी थी, बड़ा कुछ था। बड़े लोग क्लेम करते हैं जी उन पे बड़ा प्रेशर डाला, ठीक है जी प्रेशर डाला था, पर लोग कुछ आगे जाके क्लेम करते हैं कि जी कोई मिलिट्री ऑपरेशन भी और कुछ भी नहीं हुआ। खान ऑफ कलात को खुद आगे समझ के कलात इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ही कुछ लाख की थी, उसके पास रेवेन्यू बहुत कम था। तो अगर कलात इंडिपेंडेंट रह जाता तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो लोग उसका खेलना शुरू कर देते। वो उसकी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी थी, उसको डिफेंड कैसे करता, उसके पास तो फौज भी कोई नहीं थी खास। ठीक है? तो ये जो सारी जो जिन्ना साहब ने वो अगेन आयशा जलाल ने एक बड़ा अच्छा टर्म इस्तेमाल किया, कॉन्जरिंग पाकिस्तान, हुँ। कि ये एक काइंड ऑफ एक जादूगर की तरह जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया है क्रिएट किया है। और ये बड़ा सोच समझ के किया है कि एटलीस्ट कोई वायबिलिटी तो इसमें आए। और आज जो थोड़े बहुत हम वायबल हैं, वो मेरे ख्याल में जिन्ना साहब की वजह से ही हैं। ओके। चलिए सर, हमने मतलब जंग को डिस्कस किया, पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स। अब थोड़ा-सा ज़रा पीस की तरफ आते हैं। जैसा कि अब आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के भी डेलीगेशन जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी अपना एक डेलीगेशन जो है वो जिसकी जो लीड है वो बिलावल के पास है और आप उन्हें कुछ जानते भी हैं ज़ाती तौर पे। तो कुछ बताएँ कि आपको लगता है कि बिलावल जो है वो अपना हमारा जो केस है वो प्रेज़ेंट कर पाएँगे बेहतर तरीके से? जी, देखिए मेरे ख़्याल में तो बड़े अच्छे तरीके से केस प्रेज़ेंट वो कर पाएँगे। मैं उनके साथ ऑक्सफ़ोर्ड में था, जैसा आप जानते हैं। तो वो बड़े अच्छे वहाँ एक तालिब इल्म थे, तो उनके पास एक बड़ी अच्छी एक इंटरनेशनल डिग्री है, तारीख़ और पॉलिटिक्स दोनों में। और वो बड़े अच्छे आर्टिकुलेट भी हैं, पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर भी पहले वो रह चुके हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में बड़ी अच्छी तरह से वो आर्टिकुलेट कर सकेंगे। पर यहाँ जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो ये है कि पाकिस्तान का केस बड़ा सिंपल है, हुँ। इंडिया का कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया ने कहानी सुनानी है कि जी कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ और वो पाकिस्तान ने कराया। उन्होंने देना है प्रूफ। उन्होंने तो देखिए अटैक होने के 5 मिनट बाद ही बोलना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान ने कराया। अभी कोई प्रूफ तो दे। और ये मैं इंडियन दोस्तों को भी बड़ा कहा है कि जी अगर इंडिया ये करता कि पूरी दुनिया को प्रूफ दिखाता, यूएन में प्रूफ जमा कराता और पाकिस्तान उस पे फिर एक्ट ना करता, तो फिर इंडिया के पास शायद कोई राइट डेवलप होता खुद से कुछ एक्शन लेने का। अभी तो उन्होंने जज, ज्यूरी, एक्जीक्यूशनर खुद ही बन गए। और कहा, और बड़े मज़े की बात है, कहा कि हमें प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जानते हैं। तो इस तरह की बदमाशी तो नहीं कोई मानता ना। तो ये वर्ल्ड कैपिटल्स में जाके इनको प्रूफ़ देना पड़ेगा जो उनके पास है नहीं। तो इंडिया का काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हुँ। वो किस किस तरह से लोगों को ये बताएँगे और फिर ये कहना कि इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके आप एक सॉवरेन कंट्री पे हमला कर रहे हैं और वो कंट्री जवाब ना दे, ये भी इंडिया के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिलावल के लिए तो बड़ा आसान सा काम है। एक सिंपल लाइन है कि जी देखें, एक तो पाकिस्तान ने ये कहानी शुरू नहीं की। कोई प्रूफ नहीं है कि हमारा कोई पहलगाम के अंदर दूर-दूर तक कोई कनेक्शन था। सेकेंडली पाकिस्तान ओनली रिस्पोंडेड टू व्हाट इंडिया डिड, ठीक है? बिल्कुल। और थिर्डली रूट कॉज़ जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी इस कश्मीर खुदारा रिज़ॉल्व करा दें, तो कुछ कोई मसला नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के माबैन। मतलब और छोटे-छोटे मसाइल हैं, मगर ये है कि कोई मेजर मसला नहीं है। तो बिलावल का तो काम बड़ा आसान है, पाकिस्तान का केस बहुत ट्रांसपेरेंट है, स्ट्रॉन्ग है और वही केस है जो 1947-48 से है कि जी खुदारा ये कश्मीर का मसला, उनकी जो हक़ खुद इरादियत है वो उनको दिया जाए और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब तक इंडिया इसको रिफ्यूज़ करता रहेगा, ना सिर्फ़ इंडियन कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये मसाइल रहेंगे, बाकी इंडिया में भी इस तरह के मसाइल रहेंगे। और आई होप, वो कहते हैं ना, इंडिया को बड़ा आजकल परेशानी है कि उसको ग्रेट पावर उसको ना दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज़ करे, ठीक है? मैंने बड़े दफ़ा लोगों का है कि जिस मुल्क की अपनी नेबरहुड में इज़्ज़त नहीं है, ना नेपाल इज़्ज़त करता है, ना भूटान, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, ना मालदीव्स, ठीक है? तो उसको इंटरनेशनली कौन रिकॉग्नाइज़ रिकॉग्नाइज़ करेगा? करेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट में आप देखें सिर्फ़ एक मुल्क इंडिया के साथ खड़ा हुआ, वो भी इज़राइल। तो अगर ये आपकी ग्रैंड स्टैंडिंग है, ग्रैंड डिप्लोमेसी है, तो फिर आप वर्ल्ड पावर तो नहीं है। तो पाकिस्तान तो क्लेम नहीं करता कि वो वर्ल्ड पावर है। पाकिस्तान तो मानता है कि वो एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान तो मानता है वो इंडिया से बहुत छोटा है। पाकिस्तान मानता है कि उसका जीडीपी बड़ा कम है। मगर इंडिया के ये सारे ग्रैंड स्टैंडिंग हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ने ये भी शो किया है कि वो सारी खोखली बातें हैं। असल में इंडिया भी एक छोटा-सा बच्चा है कि जो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि जी कश्मीरियों को मैंने तबाह कर देना है, उनके ऊपर मैंने मज़ालिम करने हैं, मगर उनको अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन नहीं देना। यही एक और बात है जो कि पाकिस्तान दुनिया में अब हर जगह रिपीट करेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा कि कश्मीर रिज़ॉल्व होना चाहिए। तो बिल्कुल। ये कोई ढगी-छुपी बात नहीं है, ये सब लोग रिकॉग्नाइज़ रखते हैं और हमने तो यही फिर कहना है कि इसको आप कराएँ रिज़ॉल्व और कहानी खत्म कराएँ। सो हमारा तो काम बड़ा आसान है, आई एम क्वाइट श्योर कि बिलावल विल डू अ वेरी गुड जॉब एट इट। अमेज़िंग, अमेज़िंग। सर, आखिर में एक रैपिड फायर है छोटा-सा और फिर लेट्स एंड दिस सेशन। जिन्ना एज़ अ सेकुलरिस्ट और प्रैग्मैटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट। ओके। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ का कोई एक नया चैप्टर खुद लिखें अपनी मर्ज़ी से, तो कौन-सा होगा और क्या होगा?
कि जिन्ना साहब की प्रैग्मेटिस्ट विजन को रियलाइज़ किया जाए। ओके। कौन सा सियासतदान आज तारीख को सबसे ज़्यादा मिसकोट करता है? सारे ही करते हैं वैसे, पर इमरान खान प्रोबेबली। ज़िया उल हक और अयूब खान, किसकी लेगेसी को अनडू करना ज़्यादा मुश्किल है? ज़िया उल हक। हुँ। वन हिस्टोरिकल मिथ अबाउट पार्टीशन। कि ऑफ़िशियली पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था, असल में तो 15 अगस्त को बना था, कानून में भी आज तक पाकिस्तान के कानून में 15 अगस्त ही लिखा हुआ है। हुँ। हम बना किसी भी दिन सकते हैं, तो हमने 1 दिन पहले वो बनाना शुरू कर दिया। किस इंडियन हिस्टोरियन को आप सीक्रेटली एडमायर करते हैं? सीक्रेटली तो नहीं, पब्लिकली बड़े लोगों को करता हूँ, मतलब आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन्स इज़ सुमित सरकार। ओके। पीस मिशन पर बिलावल जा रहे हैं। अगर आपको उनको एक टेक्स्ट करना पड़े अभी तो क्या करेंगे? कि बी सिंपल, बी वेरी क्लियर एंड कश्मीर इज़ द मेन इश्यू। ओके। अगर नेहरू, जिन्ना और चर्चिल में से किसी एक को तारीख पढ़ानी पड़े तो किसको पढ़ाएँगे और क्यों? वो मेरे ख़्याल में देखिए नेहरू साहब की बड़ी वो तो ख़ैर मुझे पढ़ा सकते थे, तो इसलिए उनकी तो बहुत गहरी एक व्यू था। चर्चिल का भी आई थिंक जिन्ना साहब चूँकि लॉयर थे तो शायद उनकी तारीख़ में थोड़े से गैप्स हो। ओके। मगर बाकी 2 के मेरे ख़्याल में तारीख़ पे बहुत अच्छा अबूर हासिल था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपका टाइम, आपका वक़्त बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रफ़ा। इस उम्मीद पर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंगें नहीं लड़ेंगे, यहाँ के लोग अमन और खुशहाली से रहेंगे और हम अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।